हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 25 दिसंबर 2025 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इन सभी पेपर्स में करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो अच्छा खासा होता है और इसलिए आपको करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसी चीज़ की दिशा में हमारा ये चैनल क्रिएट किया गया है। आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स के बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ और लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा करंट अफेयर्स की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए। हमारी जो 2025 के लिए नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च की जा चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 11 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें कि जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ठीक है। ये छोटा सा सैम्पल भी आप चेक कर सकते हैं। ये हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है जिसमें हमने 500 से भी ज़्यादा MCQs को डिस्कस किया है और हर क्वेश्चन को यहाँ पर हम वेल एक्सप्लेन करते हैं। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की और आप लॉन्ग टर्म तक इनको ध्यान में रख सकें। जब कभी आपके फ्यूचर में एग्जाम्स आएँ तो आप इस ई बुक को रिवाइज करके पूरे करंट अफेयर्स उस मंथ के अच्छे से तैयार कर सकें, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, ओके। चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि एक दिन पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको यहाँ पर हम दोबारा से सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो 23 दिसंबर को हमने ये दिन सेलिब्रेट किया है। और इस साल के लिए हमने थीम रखी विकसित भारत, यहाँ पे विकासित नहीं विकसित भारत होना चाहिए 2047, भारतीय कृषि के वैश्वीकरण में किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किन पहाड़ियों में खनन की अनुमति दे दी है जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं? तो ये है अरावली पहाड़ियाँ। नेक्स्ट था, किस राज्य सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम पलट कर महात्मा श्री करने की घोषणा करी है? तो ये डिसीजन लिया था पश्चिम बंगाल की सरकार ने। रीज़न क्या था? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का नाम बदल के कुछ और रख दिया है, जिसके बाद महात्मा गांधी का नाम इसमें से एलिमिनेट कर दिया है। इस चीज़ का विरोध किया है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है, नववर्ष के उपलक्ष्य में पारंपरिक लोसार उत्सव कहाँ पर मनाया गया? लोसार उत्सव लद्दाख का त्यौहार है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,601 करोड़ रुपए के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास कहाँ पर किया था? तो असम के नामरूप में। नेक्स्ट था, दिसंबर 2025 में खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस असामान्य नींबू के आकार के एक्सोप्लैनेट का पता लगाया? इसका नाम है PSR J23222650b, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला बल्लेबाज कौन बन गई? ना सिर्फ ये पहली भारतीय महिला बनी बल्कि पहली एशियाई महिला बल्लेबाज बनी है और ये है स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 8 था, दिसंबर 2025 में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? जय शाह को दिया गया है। नेक्स्ट है, क्वाड देशों ने ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के तहत अपना पहला इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहाँ पर आयोजित किया था? ये इवेंट हुआ है गुआम के एंडरसन वायुसेना अड्डा पर। क्वेश्चन नंबर 10 था, दिसंबर 2025 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर कर लिया है? तो टर्नल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया था, किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा करी है? तो ये डिसीजन लिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया था, पहला SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो इसको जीता है ईस्ट बंगाल FC ने और ये इवेंट हुआ था नेपाल के काठमांडू शहर में, ठीक है। तो ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। और अगर आप इनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया था, ओके। चलिए हम आज की अपनी क्लास पर आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को कहाँ समर्पित किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डेडिकेट कर दिया है नेशनल इंस्पिरेशन साइट नेशन को, और ये कहाँ पर किया है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। ये लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से 65 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया। ठीक है, इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं। तो किसकी प्रतिमा यहाँ पर है, इनके नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डेडिकेट किया नेशनल इंस्पिरेशन साइट को, कहाँ से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा लखनऊ पिछले दिनों न्यूज़ में क्यों आया था, बिकॉज ऑफ यूनेस्को, और यूनेस्को ने लखनऊ सिटी जो है हमारी, इसको इंक्लूड कर लिया था अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। ठीक है, क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बेसिकली इन्होंने इंक्लूड किया था लखनऊ शहर को, इसी वजह से लखनऊ बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गया था। तो ये जो है 2025 का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है रिलेटेड टू लखनऊ। ओके, तो यहाँ पर हमने उद्घाटन की बात करी, चलिए हम 2025 के कुछ प्रमुख उद्घाटन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांस के उद्यान थीम पर आधारित हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया है, असम के गुवाहाटी शहर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस 2025 के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में जिस गैलरी का उद्घाटन किया उसका क्या नाम है, उसका नाम है परमवीर दीर्घा। ठीक है, किस देश ने भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, मालदीव देश हो जाएगा आंसर। भारतीय डाक ने पहले जेन जी थीम वाले रिवैम्प्ड डाकघर का उद्घाटन कहाँ पर किया है, इसका उद्घाटन हुआ है IIT दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश में 1020 मेगावाट की पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, तो भूटान देश में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो जामनगर में, ये गुजरात में लोकेटेड है। और आखिरी क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी जी नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन इन्होंने कहाँ पर किया था, तो इसका उद्घाटन हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 2025 के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख उद्घाटन है, इनके बारे में एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, तो इनको आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है और फ्यूचर के लिए याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को लॉन्च किया है? कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो इसे इसरो के सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M6 द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखिएगा इस रॉकेट का एक निक नेम है जिसका नाम है बाहुबली। ठीक है, तो किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, ये भी एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है। इस उपग्रह का वजन लगभग 6100 किलोग्राम है, जो LVM-3 रॉकेट द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया, और इसी के साथ ही अब तक का सबसे भारी कमर्शियल पेलोड साबित हुआ। ठीक है, उद्देश्य क्या है, ये उपग्रह दुनिया का पहला ऐसा कमर्शियल सैटेलाइट है जो सीधे सामान्य स्मार्टफोन को 4G 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसरो ने लॉन्च किया AST स्पेस मोबाइल के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को, जिसके बारे में बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, और इसके लिए हमने अपना कौन सा रॉकेट यूज़ किया है, तो LVM-3M6 रॉकेट। ठीक है, तो रॉकेट का नाम भी ज़रूर याद में रखिएगा। रॉकेट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे निसार मिशन की, निसार के बारे में ऑलरेडी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि ये जो है कौन से 2 देश का कोलैबोरेशन था, तो USA और इंडिया का। ठीक है, इंडिया की स्पेस एजेंसी जो है इसरो और नासा का ये कोलैबोरेशन था। बेसिकली फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो भी है हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। तो निसार जो सैटेलाइट था इसको हमने कौन से अपने रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया था, तो GSLV F-16। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि निसार इस साल का बहुत ही हॉट टॉपिक था। ठीक है, इसके अलावा अभी नवंबर मंथ में इंडिया ने अपना हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था, और इसके लिए हमने LVM-3M5 रॉकेट का यूज़ किया था। तो रॉकेट कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे फिलहाल चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर V नारायणा। ठीक है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं इंडिया के अंदर या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, उनके हेड्स का नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वुमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता एट द बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन N से यंग। ठीक है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर 2025 का ये 8वां संस्करण था, जो कि चीन के होंगजो शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था। पुरुष एकल में विजेता थे क्रिस्टो पोपोव, ये फ्रांस देश को बिलोंग करते हैं। महिला एकल में विजेता थी एन से यंग, ये दक्षिण कोरिया की प्लेयर हैं। पुरुष युगल में विजेता थे किम वोन हो और सियो सेउंग जे, ये दक्षिण कोरिया से हैं।
और महिला युगल में विजेता रही बेक हाना ली सो ही, ये भी दक्षिण कोरिया से हैं। और भारतीय पदक की हम यहाँ पर बात करेंगे तो सात्विक साईराज रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम वुमेन सिंगल्स टाइटल की बात कर रहे हैं तो आंसर है एन सी यंग, ये दक्षिण कोरिया की प्लेयर है, यानी साउथ कोरिया को बिलोंग करती हैं। पीवी सिंधु जो है ये इंडिया की प्लेयर है। ताई जू यिंग की बात करेंगे तो ये ताइवान देश की प्लेयर है। और यहाँ पर वैंग जी जो है ये चाइना देश की प्लेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिसंबर 2025 में किस राज्य विधानसभा ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की 350वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? कौन सी स्टेट असेंबली है जिसने रेजोल्यूशन पास किया जिसमें ये बात हुई है कि 350th एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी के मार्टरडम को कमेमोरेट किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हरियाणा राज्य। ठीक है, हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे जो धर्म और मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इनका टेन्योर 1664 से लेकर 1675 तक है। तो आपको याद रखना है कि ये सिखों के 9वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं और इनकी 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाने का प्रस्ताव हाल ही में पारित किया है हरियाणा की विधानसभा ने। हरियाणा के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं, यहाँ पर हरियाणा में 23rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दिया गया है और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है हांसी। ठीक है, तो हांसी जो है वो 23rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है हरियाणा राज्य का। क्वेश्चन नंबर 5 है, नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस देश ने दिसंबर 2025 में अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया है? तो कौन सी कंट्री है जिसने अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ओमान देश। ठीक है, ओमान के केंद्रीय बैंक ने नई मुद्रा जारी करी है और इसमें ओमान का पहला पॉलीमर नोट 1 रियाल का है। ये नोट 11 जनवरी 2026 को प्रचलन में आ जाएगा। पॉलीमर से बना ये नोट 145 मिलीमीटर लंबा और 76 मिलीमीटर चौड़ा है। ये फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो पॉलीमर से बने नोट सूती नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। ओमान की मुद्रा क्या है? रियाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओमान का केंद्रीय बैंक है इन्होंने अपना पहला पॉलीमर नोट बनाया जो 1 रियाल का है। ओके, और 11 जनवरी से प्रचलन में आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ओमान। ओमान के बारे में हम एक फैक्ट क्या जानते हैं इस साल का, ओमान ने अपना हाईएस्ट जो ऑनर है वो इस साल दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। किसी और को दिया होता तो ये क्वेश्चन शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को मिला है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एथियोपिया भी जो देश है इन्होंने ओमान के साथ साथ इसी मंथ में अपना जो हाईएस्ट ऑनर था वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। ऑप्शन में यहाँ पर कतर है। कतर इस साल न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि कतर जो है वो 8वां नेशन बना है जिसने कि इंडिया का यूपीआई अडॉप्ट किया। ठीक है, तो इंडिया का जो यूपीआई है यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको टोटल 8 नेशंस ने अब तक अडॉप्ट किया है और सबसे लेटेस्ट नेशन जिसने इसको अडॉप्ट किया वो है कतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने 7वें प्रमुख मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया ने अपना 7वां मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ साइन कर लिया है? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, न्यूजीलैंड के साथ। ओके, तो भारत ने अपने 7वें प्रमुख मुक्त व्यापार समझौते पर न्यूजीलैंड के साथ हस्ताक्षर किए हैं। मुक्त व्यापार समझौता से भारत के 100% निर्यात को 0 टैरिफ पर मार्केट एक्सेस मिलेगा। ओके, इससे पहले भारत ने और कौन से देशों के साथ ये एफटीए साइन किया है? तो यूके, ओमान, ईएफटीए देश, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और मॉरिशस। ठीक है, इनके साथ भी भारत ने महत्वपूर्ण व्यापार समझौते ऑलरेडी किए हैं। तो ये जो 7वां हमारा मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो इंडिया ने साइन कर लिया है न्यूजीलैंड देश के साथ। ओके, न्यूजीलैंड के फिलहाल प्राइम मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, ये फिलहाल प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड देश के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में 40 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना की कौन सी पनडुब्बी सेवा मुक्त हो गई है? तो इंडियन नेवी सबमरीन कौन सी हमारी डिकमीशन हो गई है आफ्टर गिविंग 40 ईयर्स ऑफ सर्विस? करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएनएस सिंधु घोष। इसके 40 साल पूरे हो गए जिसके बाद इसको डिकमीशन कर दिया गया। तो आईएनएस सिंधु घोष को राष्ट्र की 40 वर्षों की गौरवशाली सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। सेवा मुक्ति समारोह मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित की गई थी। आईएनएस सिंधु घोष को 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ से खरीदा गया था और अब ये रूस बन गया है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। ठीक है, तो 1986 में कमीशन हुई थी और फाइनली 40 साल के बाद हम इसको डीकमीशन कर रहे हैं। कौन सी? ये हमारी सबमरीन है आईएनएस सिंधु घोष। ठीक है,
हाल ही में हमने इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया था और नेवी डे हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नेवी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 4 दिसंबर को हर साल। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत भूमि विवादों को सुलझाने के लिए आबादी देह सर्वेक्षण को लॉन्च किया? कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने आबादी देह सर्वे को लॉन्च किया अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्वामित्व स्कीम, जिससे कि जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व किए जा सकें? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, दिल्ली। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? दिल्ली के जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाना और प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करना। ठीक है, विशेष रूप से लाल डोरा क्षेत्रों में। तकनीक इसमें कौन सी यूज हो रही है? इसमें ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके भूमि का सटीक मानचित्रण किया जाता है। जीआईएस क्या है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दिल्ली। दिल्ली ने लॉन्च कर दी है आबादी देह सर्वे को अपने स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पर इस साल की शुरुआत में आम आदमी पार्टी यानी आपकी सरकार हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने यहाँ पर टेक ओवर किया है, जिसके बाद यहाँ पर जो नई चीफ मिनिस्टर बनी है वो है रेखा गुप्ता। ठीक है, रेखा गुप्ता याद रखिएगा कि 9th चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की, और इसी के साथ ये 4th वुमेन चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की। दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा, 9th ओवरऑल चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की और 4th नंबर की वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली के लिए। यहाँ पर डेप्यूटी सीएम कौन अपॉइंट हुए थे? डेप्यूटी सीएम यहाँ पर अपॉइंट हुए थे परवेश साहिब सिंह वर्मा, ये यहाँ पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसका नाम है काशीवाजाकी कारिवा, इसको पुनः संचालित करने का निर्णय लिया है? कौन सी कंट्री है जिसने डिसाइड किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है काशीवाजाकी कारिवा, इसको वो रिस्टार्ट करेंगे? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जापान। ठीक है, तो काशीवाजाकी कारिवा दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें 7 रिएक्टर है और ये लगभग 8.2 गीगावाट बिजली पैदा कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, 2011 के भूकंप और सुनामी के बाद फुकुशिमा में हुई परमाणु दुर्घटना के कारण इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से इसे रिस्टार्ट करने की बात करी जा रही है। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यहाँ पर जापान। इसी के साथ इंडिया में याद रखिएगा कि अभी तक जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर था हमारा, उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हाल ही में शांति बिल को पास करने की बात हुई थी। शांति बिल जो 2025 का है, इसके बाद जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है न्यूक्लियर पावर सेक्टर में वो इंक्रीज हो जाएगा इंडिया के अंदर, यानी वो अलाउ कर दिया जाएगा, यानी प्राइवेट जो लोग हैं, प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी न्यूक्लियर पावर में अपना रोल अदा कर सकेंगे। ठीक है, तो शांति बिल का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, शांति बिल के बारे में ऑलरेडी हम 2-3 दिन पहले चर्चा कर चुके हैं, तो आपको बस ये याद रखना है कि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमारे न्यूक्लियर सेक्टर में बढ़ाया जा रहा है वो किस बिल के तहत बढ़ाया जा रहा है? तो शांति बिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिसंबर 2025 में किस भारतीय प्रकाशक को फ्रांस के शेवेलियर डी ला ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन से एक भारतीय हैं जिनको फ्रांस का ये प्रेस्टिजियस ऑनर दिया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि डीसी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो रवि डीसी मलयालम प्रकाशक और डीसी बुक्स के प्रबंध निदेशक हैं। ये पुरस्कार भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो द्वारा प्रदान किया गया। शेवेलियर डे ला ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट डेस लेटरेस को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाता है। बेसिकली कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल रवि डीसी को दिया जा रहा है। ये डीसी बुक्स के प्रबंध निदेशक हैं और मलयालम प्रकाशक हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरे WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के दौरान किस औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो कौन सा ये मेडिसिनल प्लांट है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अश्वगंधा। ठीक है, तो इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक पोस्टेज स्टैम्प जो है वो रिलीज किया है ड्यूरिंग दिस समिट। ओके, तो नई दिल्ली में आयोजित पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? विथानिया सोमनीफेरा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन सा ये प्लांट था? अश्वगंधा। ये जो सेकेंड एडिशन था WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का, ये हुआ है नई दिल्ली में, और इसी के साथ जो इसका पहला एडिशन था जो आज से 2-3 साल पहले हुआ था वो भी इंडिया के अंदर ही हुआ था, और ये हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, WHO की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का टाइटल इस साल जीता है पाकिस्तान देश ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में भारत को फाइनल में 191 रन से हराकर ये खिताब जीत लिया है और ये इवेंट हुआ था यूएई के दुबई में। ठीक है, इवेंट याद रखिएगा, कौन सी विनिंग टीम थी ये याद रखिएगा, और किसको हरा कर इन्होंने फाइनल्स में जीता है तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने भारत को फाइनल्स में हराया था। ओके, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, पाकिस्तान। पाकिस्तान एक कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट 2027 में होस्ट करेगा, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट, यानी जो एससीओ समिट होती है उसके लिए होस्ट देश पाकिस्तान होगा 2027 में। 2026 में बात करेंगे तो कौन सा देश होस्ट करेगा एससीओ को, ये है किर्गिस्तान, यानी कि अगले साल किर्गिस्तान एससीओ समिट को होस्ट करेगा। और 2025 में यानी इस साल एससीओ समिट के लिए कौन सा देश होस्ट है, तो चाइना जो है वो होस्ट कर रहा है एससीओ को इस साल। ठीक है, तो इस तरह से आपको कम से कम प्रेजेंट का जो होस्ट है, होस्ट कंट्री, वो याद रखनी चाहिए। इसके अलावा अगले 1-2 साल के और याद रखने चाहिए। जैसे कि हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि ब्रिक्स के जो 2025 में होस्ट है वो कौन सा देश है, ब्राज़ील है, और अगले साल यानी 2026 में इसको कौन होस्ट करेगा, इसको होस्ट करेगा भारत यानी इंडिया। ठीक है, इसी तरह से हमने G20 के बारे में देखा था कि अगले साल जो 2026 में इसका एडिशन होगा उसको यूएसए होस्ट करेगा। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट आपकी समिट्स होती हैं उनके होस्ट देश ज़रूर याद रखा करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स आज के। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। हमेशा की तरह हम लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, दिसंबर 2025 में किस राज्य विधानसभा ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की 385वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। दूसरा प्रश्न था, दिसंबर 2025 में 40 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना की कौन सी पनडुब्बी सेवा मुक्त की गई थी। और तीसरा प्रश्न था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरे WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के दौरान किस औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आप कहीं पर देख रहे हैं किसी अपने मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में, तो आप अपना वो वाला फीडबैक भी कमेंट में ज़रूर लिख दिया करिए, जिससे कि जो दूसरे हमारे व्यूवर्स हैं उनको ट्रस्ट करने में आसानी हो सके हमारे चैनल पर। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।